हेलो स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 7th लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है। हम इससे पहले आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, यानी कि आपको ओम्स लॉ पढ़ाए थे। ओम्स लॉ के अनुसार कुछ चीजें हमने पहले ही बता दी थी और उसी से आपका रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। याद करिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था ओम्स लॉ। ये जो ऊपर लिखा है इसको आप मत देखिए, क्योंकि मैं ये चीजें भूल जाता हूँ, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, भूलने जाता हूँ मतलब किताब की लैंग्वेज में लिखवा नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ किताब का लैंग्वेज। ठीक है, हाँ ये आपको मैं समझा जरूर दूंगा। एक सेकंड का टाइम दीजिए। ठीक है, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल है वो ऐसे शुरू किससे करता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल पे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक, फिर हम जब इसी में पढ़े थे, हम क्या देखे थे कि हम I इज प्रोपोर्शनल टू V, या फिर इसी को चेंज कर सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। बात एक ही है। ठीक, जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा रहे थे तो हम एक R कांस्टेंट के रूप में लगा रहे थे। तब क्या हो रहा था हमारा वैल्यू? तब वो था V इज इक्वल्स टू R इंटू I। ये था हमारा क्या कह सकते हैं कि ओम्स लॉ से आया हुआ एक रिलेशन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम अगर I को बाहर रखें तो, अगर हम I को बाहर लेके जाए तो, या फिर कहें इस R को इधर भेज के डिवाइड कर दे तो, अगर हम I को बाहर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, जहां पे हमने आपको याद करिए पढ़ाया था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी कि जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, या फिर कहें जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। लेकिन मैंने बोला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो करंट कम होगा, यानी कि जब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। बात तो दोनों बराबर है। ठीक है, यानी कि अगर आप करंट को डबल कर रहे थे तो आपका पोटेंशियल जो था वो भी डबल हो रहा था, लेकिन आपका रेजिस्टेंस हाफ हो रहा था। जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे थे तो आपका जो करंट था वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था, हाफ हो रहा था। अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो आपका करंट हाफ होगा। ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। अब उसी फॉर्मूले में ये जो आपका प्रीवियस रिलेशन है, इसमें अगर हम R को बाहर कर दे तो, रिकॉर्डिंग चल रही है? बिल्कुल चल रही है। अगर हम R को बाहर कर दे तो कुछ होगा नहीं, आपको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R बराबर होता है V अपॉन I। कैसे होता है? R को आपने बाहर किया, हाँ V अपॉन I होगा। ठीक है, यह आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक, अब इसी से आप क्या करते हो? इसी से आप डिफाइन करते हो रेजिस्टेंस को। इसी के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब याद करिए, हम जब आपको कंपोनेंट्स पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिकल सर्किट का, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक वेरिएबल रियोस्टेट करके, एक रजिस्टर करके। क्या था रजिस्टर या फिर रियोस्टेट? ऐसा समझ लीजिए कि करंट के फ्लो में जो भी बाधा डालता है, व्हाटएवर इज देयर, जो करंट के फ्लो में बाधा डालता है इज टर्म्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है, आप बल्ब को भी बोल सकते हो, वो भी रेजिस्टेंस डाल रहा है। फैन है, वो भी आपका रेजिस्टेंस डाल रहा है। यानी कि करंट के फ्लो में जो बाधा डालेगा वो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसको एक बार पहले इसके नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, फिर हम आपको ऐसे करके डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। अगर आप नॉर्मल लिखना चाहें, नॉर्मल मतलब एक बोल सकते हैं जो सो कॉल्ड डेफिनेशंस होती हैं, आप इसको लिख सकते हैं कैसे कि अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट opposes the flow of electric current
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मुझे लगता है कि आपको बात समझ आई होगी। क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से कंडक्टर अपने कंडक्टर या फिर कहें कंडक्टर के अंदर होने वाले फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। अब आप इसको लिख लीजिए, जो अगर एग्जाम में आएगा तो आप इस आंसर को लिख दीजिएगा, और बाकी हम एक तरीके से और इसको डिफाइन कर ही देते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा, कुछ और चीजें हम पहले जान लेते हैं, इसके बाद में हम डिफाइन करेंगे। पहली चीज रेजिस्टेंस को आप आर से डिनोट करते हो, आर डिनोट रेजिस्टेंस। एक चीज क्लियर हुई? ठीक। अगली चीज लिख लीजिए कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सुने ना, ये इसे असल में क्या बोलते हैं, असल में बोलते हैं इसे ओमेगा। ठीक है, ओम बोलते हैं। और कुछ बताने वाली चीज जो आपको डेफिनेशन में काम आए, 1 ohm is resistance of conductor such that potential difference of 1 volt is applied to its end of current। हाँ ठीक है, इतनी चीजें बहुत है। अब हम इतनी चीजों से, इन दो पॉइंट से आपको क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, याद करिए मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, दो फॉर्मूला बेसिकली पढ़ाया था। एक तो मैंने पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी V इज इक्वल्स टू क्या था, आपका वर्क डन था अपॉन चार्ज था। एक फॉर्मूला ये था। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था I बराबर ये था। ठीक, आप ये दो फॉर्मूला पढ़े थे। इन दो फॉर्मूला से आपने क्या सीखा था, एक सेकंड रुकिए। हाँ देखिए, ये दो फॉर्मूला को आपको मैंने कैसे डिफाइन कराया था, आपको कराया था डिफाइन कि 1 वोल्ट पोटेंशियल किसे बोलेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल आप तब बोलेंगे जब आपका 1 जूल का वर्क डन हो 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने के लिए, या फिर कहें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। यही था 1 वोल्ट पोटेंशियल। क्या था, 1 वोल्ट पोटेंशियल था जब आप 1 जूल का वर्क डन करा रहे थे 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। अब इसी तरीके से आपने करंट को भी पढ़ा था। करंट में क्या पढ़ा था कि 1 एम्पियर का करंट क्या होता है, 1 एम्पियर का करंट वो होता है जब आप 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में फ्लो करा दो। यही आपने पढ़ा था। इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी, इसी तरीके से आप इसे भी डिफाइन करोगे कि आपका 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है। 1 ओम रेजिस्टेंस की जब आप बात करोगे, 1 ओम रेजिस्टेंस की आप जब बात करोगे तो 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन करंट। यही आपने पढ़ा था। ठीक, अब आप 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं। ओम क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। 1 ओम को आप डिफाइन कर रहे हैं। 1 ओम बराबर 1 ओम रेजिस्टेंस आपका तब होगा जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 एम्पियर करंट फ्लो करे। ये दोनों चीजें किसके साथ होनी चाहिए, कंडक्टर के साथ। ये तो आपको पता ही होगा ना, कंडक्टर के साथ। अब मुझे लगता है ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। जैसे देखिए, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हुआ, पीछे की चीजें अगर आपने पहले समझ ली है तो ये समझने में आसानी होगी। क्योंकि जैसे मैंने पोटेंशियल को डिफाइन किया था, जैसे मैंने करंट को डिफाइन किया था, उसी तरह रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर रहा हूं कि 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जनरेट हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे उसके रास्ते से। अब आप इसको सो कॉल्ड बुक के लैंग्वेज में पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, जो मन करे वो कर लीजिए। मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया हूँ। ठीक,
अगर आप कोई और यूनिट निकालना चाहें तो जैसे मैंने क्या निकाला था, मैंने और यूनिट निकाला था I बराबर Q/T से मैंने क्या निकाला था यूनिट कि कूलाम पर सेकंड एक और यूनिट होता है करंट का। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी अदर यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, बताता हूं कैसे लिख सकते हैं आप। अदर यूनिट्स ऑफ किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की दूसरी यूनिट्स क्या हो सकती हैं, रेजिस्टेंस की दूसरी यूनिट जैसे आपका फॉर्मूला है R = V/I। तो एक ओम है ना, R एक तो आपका R का यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट, SI तो हो गया आपका ओम, SI यूनिट तो आपका ओम हो गया। लेकिन और यूनिट्स निकालना चाहे तो ये जो पोटेंशियल उसको आप किस में रखते हो, पोटेंशियल को आप किस में रखते हो, इसको आप रखते हो वोल्ट में, करंट को किस में रखते हो, एम्पियर में। यानी कि वोल्ट पर एम्पियर आप ऐसे लिखना चाहो, ऐसे लिख सकते हो आप, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इज अनदर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। आप ऐसे लिखो, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, वोल्ट एम्पियर इनवर्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सारी बातें बराबर हैं, सारी बातें एक ही चीज कह रही हैं, क्या कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। क्या साफ दिख रहा है आपको, दिखना तो चाहिए। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर। ये बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर हम थोड़ी चीजें और लिखना चाहें तो इसमें लिख तो सकते ही हैं। जैसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका होता है एक लेंथ पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर की लेंथ क्या है। दूसरी चीज क्या, थिकनेस कि कंडक्टर की थिकनेस कितनी है। तीसरा क्या हो सकता है, नेचर ऑफ मटेरियल, ये भी हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, चौथा हो सकता है आपका टेम्परेचर। इन कुछ चीजों पे आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है, लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। और तो कोई चीज है नहीं जिस पे डिपेंड करता है। ठीक, इसके बारे में हम अभी बात कर लें या फिर बाद में बात करें, अब बताइए। क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसे अभी पढ़ लें और इसके बाद क्वेश्चन बाद में करें, या फिर हम पहले रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन कर लें तब हम इन पे आए। क्योंकि इनको पढ़ने के बाद में आपका थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, क्या किया जाए, मेरा विचार है क्वेश्चन ही कर लेते हैं। बस आपको इतनी चीजें बता दिए कि रेजिस्टेंस इन चीजों पे डिपेंड करता है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद में जिन चीजों पे डिपेंड करता है उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, क्वेश्चन लिख लूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। चलिए तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन पहले करिए, हम तब तक सुबह सुबह चाय पीते हैं और फिर आपको उत्तर बताते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है एक बार बता देते हैं। पहले में कह रहा है कि आपका करंट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, आर कैलकुलेट करना। सिंपल सा फॉर्मूले पे रखिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 12 वोल्ट बैटरी और एक रजिस्टर 60 ओम का लगा है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर नेग्लिजिबल है और आपको करंट फ्लोइंग कैलकुलेट करना है। इसमें डाउट आ सकता है बट ये सिंपल सा है, इसको आप करिए, इसके बाद में हम इसको बताते हैं आपको। करिए, समय लीजिए और सॉल्व करिए। अच्छा, पहले वाले में क्या चीज है, पहला वाला आसान तो है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में आप बेसिक मैथ का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक मैथ में आप जैसे डिवीजन सीखते हैं, बेसिक मैथ का आपको हम डिवीजन सिखाएंगे, है ना। क्योंकि बहुत से ऐसे महारथी होंगे जरूर जिन्हें डिवीजन करने में आएगी समस्या। ठीक, चलिए करते हैं। चाय मैंने पी लिया। आइए, कह रहा है कि करंट जो है वो 2 एम्पियर का है
और पोटेंशियल आपका 0.1 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? आपने फॉर्मूला पढ़ा है R बराबर क्या होता है? R बराबर V अपॉन आई, ठीक है, V अपॉन आई। V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू है 0.1 क्या वोल्ट और I की वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर। अब अगर ये थोड़ा सा आसान होता है, 0.1 वोल्ट को आपको डिवाइड करना है 2 से, थोड़ा सा ट्रिकी है, कठिन है। जो जिनको आता उन्होंने तो कर लिया होगा अब तक, लेकिन जिनके लिए कठिन है उनको हम बताते हैं। देखिए, अब ये थोड़ा सा आपको डिवाइड करने में कठिन है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 0.1 वोल्ट को आपको 2 से डिवाइड करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप डेसिमल हटाइए, क्योंकि सारा दिक्कत जो होता है डेसिमल क्रिएट करता है। डेसिमल को हटाना है तो एक अंक को इधर लेके आना है, यानी कि 10 से गुणा होगा, और जितने का गुणा ऊपर उतने का गुणा नीचे, यानी कि 10 का गुणा ऊपर और 10 का गुणा नीचे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 20। अब देखिए ये डिवाइड करना कंपैरेटिवली इजी है, इसके मुकाबले नहीं इजी है, तो इसको भी हम सिखाते। देखिए अब आपको 20 को 1 से या फिर कहें 1 को 20 से डिवाइड करना है। लिख दीजिए 1 भागा 20, 1 भागा 20। सबसे पहले अरे भैया ऐसा कर, देखो 20 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, और सॉरी 1 को 20 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। यानी कि आपको सबसे पहले 0 या फिर कहें 0 लगा के एक पॉइंट लगाना होगा। जब आप 0 लगा के एक पॉइंट लगाओगे तो आपको यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा। इतनी चीजें आप जानते हो, जानना चाहिए। अभी भी क्या ये डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब आप एक काम और कर सकते हो कि एक 0 आपको और यहाँ पे अगर मिल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर मान लीजिए आपको 2 अंक को यहाँ पे उतारना हो तो आपको एक 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है। मुझे ये लगता है कि आपको ये चीज पता होगा। मान लीजिए आपको डिवाइड करने के लिए दिया जाए 2 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 210, 2 डिवाइडेड बाई 210। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 1 कम 2, कट गया। अब आप 1 इससे डिवाइड नहीं कर सकते, 0 लगा दिए, 2 5 10। ठीक, अगर आप सोचते हैं कि ये सही है तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अब आप इसको चेक भी तो कर सकते हो। 15 और 2 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आना चाहिए 210। क्या आ रहा है? 15 दूनी 30, यानी कि आपका जो उत्तर है वो गलत है, 30 आ रहा है। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इस 10 को नीचे उतारने के लिए, यानी कि अगर आप सबसे पहले 1 उतारोगे, ये 2 तो कट गया, अब आप 1 उतारोगे, अब इस 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। यानी कि आपको एक और 0 की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, इस 0 की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। इस 0 को नीचे लाओगे जब, तो आपको ऊपर एक 0 सहायता के लिए देना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 10, ये जाएगा आपका कट। अब आप 105 को 2 से गुणा करिए। मुझे लगता है कि गुणा नहीं सिखाना पड़ेगा, ये आपको पता होगा। 2 5 10, 0 1, 2 जिनाए 0 0, और ये हो जाएगा एक जो कैरी है वो यहाँ पे आ जाएगा, और 2 1 2। यहाँ देखिए 210 आ गया, 210 यहाँ, यानी कि आपका उत्तर सही है। ठीक, ये बेसिक मैथ है भैया, बेसिक मैथ आपको सिखा रहे हैं। अब हम डिवाइड करते हैं, किसको? 1 को 20 से। तो सबसे पहले आपने 0 उतारा, 1 0 आया, 0 लगा के पॉइंट उतारा तो 1 0 आया। अब फिर आपको एक और 0 चाहिए, यानी कि एक और 0 यहाँ मदद के लिए चाहिए, और एक 0 यहाँ आ जाएगा। अब 20 चौक 80, 20 25 100, यानी कि 0.005 ये गया आपका कट। ये हो गया आपका उत्तर। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे, 0.1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 0.05। क्या निकालना था आपको? रेजिस्टेंस, यानी कि ओम। ये हो गया आपका उत्तर। ये आपका बेसिक मैथ है। आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं, आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, साइड हट जा रहा हूँ, उतार लीजिए। ठीक है, ये अगर आप जानेंगे तो मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारे लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता है हम उनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो पहला उत्तर आपका हो गया। अब दूसरे में भी थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या कह रहा है?
कह रहा है कि अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा एक चीज और मुझे बताना चाहिए, बताते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम देख लेते पुराने वाले को। पुराना वाला क्वेश्चन क्या था? पुराना वाला क्वेश्चन था कि आपका जो पोटेंशियल था वो कितना था? 0.1 वोल्ट था, 0.1 वोल्ट था। और आपका पोटेंशियल कितना था? पोटेंशियल था 0.1 वोल्ट। और आपका करंट कितना था? क्यों ऐसा कर रहे भैया? करंट था आपका कितने एम्पियर? 2 एम्पियर। और आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। अब एक बात और जान लीजिए, अगर आप फॉर्मूला भूल चुके हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, या फिर आपको इलेक्ट्रिक करंट पूछे उसका फॉर्मूला भूल गए हैं, तो आपको एक चीज याद होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से भी आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ओम्स लॉ से ही बाय द वे फॉर्मूला आया है। लेकिन आपको एग्जैक्ट फॉर्मूले भी पता है ना। जैसे आपको फॉर्मूले क्या पता है? R बराबर V/I। और आपको क्या पता है? I बराबर V/R। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले कहाँ से आए हैं? V इज इक्वल टू RI। ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर आप ये तीनों भूल चुके हैं तो आपको ओम्स लॉ का इतना तो याद होगा कि आपका करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, यानी कि जैसे करंट बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, या फिर कहें पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, ये तो आपको पता ही होगा। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आपको R मिलता है, यानी कि हो जाएगा V इज इक्वल्स टू R इंटू I। अब आप यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हो। V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट। R की वैल्यू आपको पता नहीं है, और I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 एम्पियर। ठीक, अब आपको क्या करना है? R को इधर रख देना है और इसको इस साइड ले आके डिवाइड कर देना है। फिर हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू R। अब आप लिख सकते हो R इज इक्वल्स टू 0.05, या फिर कहें 0.05 इज इक्वल्स टू R, या R इज इक्वल्स टू 0.05। ये दोनों तरीके हैं, 3 तरीके हैं जिनसे आप फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल सकते हो। ये तो आप ओम्स लॉ से निकाल दिए। अब आप इस फॉर्मूले में भी रख के भी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले में भी रख के हम बता ही देते हैं। एक क्वेश्चन बताएंगे, आपका टाइम टेकिंग एक्चुअली आज के टाइम पे जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। मुझे लगता है कि आपका टाइम जाएगा जरूर। I इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला? I इज इक्वल्स टू V/R। ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इससे भी उत्तर निकाल सकते हो। जैसे आपकी I की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 वैल्यू दी हुई है, और V की वैल्यू क्या है? 0.1 वोल्ट है, और R आपको पता नहीं है। R को आप उस साइड लेके जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, पता ही है। R इज इक्वल्स टू, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होगा? ये हो जाएगा पहले 2R होगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2R इज इक्वल्स टू 0.1। अब यहाँ से R को इधर रख दोगे, R इज इक्वल्स टू 0.1/2, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.05 ओम। मैंने आपको 3 तरीके से उत्तर निकालना बताया है। आई होप आप याद रखेंगे 3 या 4 तरीके से। ठीक, अब आप इसको चाहो तो V/IR के फॉर्मूले से भी रख सकते हो, यहाँ से भी, मेन फॉर्मूले से भी हो गया, इससे भी हो गया। 3 तरीके से तो मैंने बता दिया। ठीक, अब आप इसको याद कर सकते हो कि आपको अगर कोई भी एक चीज भी फिजिक्स में पता है ना, अगर आपको फिजिक्स में कोई भी एक चीज पता है तो आप उसका प्रयोग करके ढेर सारे आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक, अब हम पहले अपने इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे किस लॉ क्वेश्चन की। चलिए, थोड़ा टाइम टेकिंग हूँ मैं, मुझे लगता है, बट जो जिनका बेसिक्स वीक है उनके लिए हेल्पफुल ज़्यादा होगा, आपके लिए भी हेल्पफुल, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लगेगा कि वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो जो पुरानी बच्चों की हैं। जैसे अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट बैटरी क्या दिया हुआ है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या है तो आप सीधे लिख सकते हैं 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट बैटरी एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम। क्या कह रहा है? रजिस्टर ऑफ 60 ओम, यानी कि 60 ओम का रजिस्टर है। फिर क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज नेग्लिजिबल, यानी कि आर ऑफ वायर जो है वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। ठीक, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? करंट फ्लो में। मैंने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा जिससे आप थोड़ी चीजें समझ पाए। देखिए
मैं आपको अभी बता देता हूं कि ये जो 12 वोल्ट की बैटरी, ये जो 12 वोल्ट लिखा हुआ है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको भी ये चीज पता होगा, ठीक। रजिस्टर ऑफ 60 ओम लिखा हुआ है, तो आपको कुछ पता होना, पता हो, आपको पता है कि आर की यूनिट ओम होते हैं, यानी कि आर आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज नेग्लिजिबल, मतलब कुछ नहीं है। अब आपको आई कैलकुलेट कर, ये तो बहुत आसान है कि आप यहाँ पे अपनी जो फॉर्मूला है आर बराबर V अपॉन आई, इसमें रख के वैल्यू निकाल दोगे। लेकिन क्वेश्चन को समझने की मेन बात यहाँ है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है 12 वोल्ट बैटरी, ये जो वोल्ट बैटरी दिया हुआ है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपको समझने आना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, तो अगर आप फॉर्मूला भी याद किए रहे होंगे, तब भी आपको समझ आ जाएगा कि वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, ठीक है। एंड रजिस्टर ऑफ 60 ओम, तो यहाँ पे रजिस्टर की बात तो कर ही दिया ना, रजिस्टर की बात तो कर ही दिया, मतलब रेजिस्टेंस हो गया। आपके सर्किट में एक 12 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि एक ऐसी बैटरी है जो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम, यानी कि कोई भी एक ऐसा अप्लायंस लगा होगा जो कि 60 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। इसके साथ में कह रहा है कि आप कुछ ऐसा ना सोच ले कि भाई ये सारी चीजें तो हैं, आपका एक अप्लायंस का एक कोई मान लीजिए बल्ब लगा है जो कि 60 ओम का है, ठीक है, बल्ब लगा है 60 ओम का है, तो मान लीजिए बोला कि 60 ओम का बल्ब लगा है, लेकिन सर्किट में तो वायर भी होता है ना, वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। सोचने वाली बात है, क्योंकि आप कुछ भी सोच सकते हो, बहुत चीजें सोचते हो। तो क्या है कि इसने पहले ही कह दिया कि आपको वायर का रेजिस्टेंस नहीं सोचता है, वायर के बारे में याद कर लीजिए कि वायर का जो रेजिस्टेंस है नेग्लिजिबल है, यानी कि ना के बराबर है, वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब आपको करंट फ्लोइंग कैलकुलेट करना है, तो आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल चीजें लिख सकते हो। जैसे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 12 वोल्ट। फिर क्या कह रहा है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो है 60 ओम, और आपका आई जो है वो करना है कैलकुलेट, क्या है, जो है हर शब्दों में जो है। क्या करते हैं हम, फॉर्मूला लगाते हैं, आर बराबर V अपॉन आई, V की वैल्यू कितनी थी, अच्छा आर को आपको कैलकुलेट करना है, ये हो गया 60 बराबर V कितना है 12, और आई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60i, हो गया 60i बराबर 12। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा i बराबर 12/60। अब इसको भी हम डिवाइड करने के लिए सोचते हैं। भाई देखिए, जिनको आता होगा वो डिवाइड कर लिए होंगे, वैल्यू आ गई होगी, लेकिन हम एक सोचने का तरीका कह सकते हैं, या फिर कहीं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका मैथ्स बहुत वीक है। देखिए अब आप क्या कर सकते हो, आपको तो एक चीज तो आपको पता होगा ना, 12 का पहाड़ा, 12 का नंबर 12, 12 1 जा 12 एंड 12 25 60, यानी 12 5 जा 60, ये तो आपको पता ही होगा। अब वही काम करना है, जैसे आप एक को 2 से डिवाइड कर रहे थे, उसी तरह एक को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या है, कर देते हैं हम। यहाँ ऊपर क्या करना है आपको एक को 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक। तो क्या 5 1 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि आपको 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 1 0 यहाँ आ जाएगा। अब क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, यानी 5 दूना 10, 10 ये कट गया। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.2, क्या आप कैलकुलेट कर रहे हो, आई, यानी कि हो जाएगा 0.2 एम्पियर आपका आंसर। दो क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम लगाया, लेकिन आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट, कुछ आपको सोचने का तरीका कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, कैसे आप क्वेश्चन को देख के समझ सकते हो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है या फिर ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बेसिक चीजें और बहुत सारे आपके पुराने कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे रिवाइज हो जा रहे हैं इस मेथड से। थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट एडजस्ट कर लीजिएगा ना साहब, कहाँ जाना है आपको। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो पॉज करके, अगर आप कर पाते हैं तो, नहीं तो हम तो बताने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन, जो आपका प्रेस होता है कपड़ा करने वाला, नहीं जो कपड़ा होता है आयरन करने वाला नहीं, जो आपका प्रेस होता है आयरन, ठीक, आयरन जो होता है, ठीक।
एक जो आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, वो करंट कितना फ्लो करा रहा है? 3.4 एम्पियर। तो आप लिख लीजिए क्या, करंट जो है आपका क्या है? 3.4 एम्पियर। ठीक, फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, यानी कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 220 वोल्ट है। What current will this electric iron draws when connected to 110 वोल्ट सप्लाई लाइन? अब कह रहा है कि अगर ये तो एक कंडीशन है, ये तो कंडीशन नंबर 1 है। फिर कह रहा है कि अब कितना करंट प्रोड्यूस करेगा जब 110 वोल्ट के सप्लाई लाइन में लगेगा। यानी कि अब देखिए, अब आपको कह रहा है कि मान लीजिए इसको आप बोल देते हो पोटेंशियल डिफरेंस 1 220 वोल्ट है, फिर कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 जो है वो है 110 वोल्ट। अब यहाँ पे कितना आपका करंट जनरेट होगा, ये आपको कैलकुलेट करना। आप इसे I1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या इन दोनों में कोई एक कॉमन पॉइंट हो सकता है जो इन दोनों को जोड़ सके? आप अगर फॉर्मूला याद करिए तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि R बराबर V अपॉन I। तो I तो दिया ही, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V समझिएगा भाई साहब, V1 V2, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। ठीक, V अपॉन I। तो ये आपको कैलकुलेट करना है जब आपको ये चीज बदल दी गई है। लेकिन पहले हम इसकी बात करते हैं, पहले वाले कंडीशन। यानी कि जब आपको 3.4 वोल्ट एम्पियर दिया गया और 220 वोल्ट की पोटेंशियल दिया गया, तो ऐसे में आप कैलकुलेट करेंगे R को पहले कैलकुलेट करेंगे। पता है ना? कहाँ पता है। R बराबर V अपॉन I। V कितना दिया हुआ है? V दिया हुआ है 220 बटे 3.4। और इसके बाद में आपको ये कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा जब आप यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो यहाँ पे R की वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे पुट करिएगा। और आपका जो पोटेंशियल 2 है उसकी वैल्यू है 110 वोल्ट। और I2 की वैल्यू आपको यहीं से मिल जाएगी। I2 की वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यानी कि I2 बराबर क्या हो जाएगा? I2 बराबर होगा 110, क्योंकि नया पोटेंशियल कितना है? 110 वोल्ट। 110 अपॉन जो नया वाला रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस निकाला है वो। एक बार हम इसको आपको सॉल्व करने का टाइम देते हैं, आप इसे सॉल्व करिए। मैंने थोड़ा हिंट कर दिया है, अब आप यहाँ से चाहें तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइम लीजिए, सॉल्व करिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए, क्योंकि आपका थियरी बेस्ड पेपर है तो आप समय लेके इसको सॉल्व करिएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कर सकते हो इसको 220, और चूंकि इस पॉइंट को आपको हटाना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से ऊपर 10 से नीचे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एक जीरो और बढ़ लिख ही देते हैं, 10 से ऊपर, और यहाँ हो जाएगा 220 नहीं, यहाँ है 34.4 मल्टीप्लाइड बाई 10। हम इसको बताएंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे। समय भले लगेगा लेकिन आपको कुछ छोड़ के तो नहीं जाएगा, है ना? अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2220, यही होगा ना? नहीं, 2200। और यहाँ क्या हो गया? यहाँ आ गया 3.4 था ना भाई साहब, यहाँ पर 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि आ गया यहाँ पे 34। अब यहाँ पे आपको डिवाइड करने में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो आप पहले 2 का पहाड़ा पढ़ के काटिए। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, जब देखिए आप काट यहाँ भी सकते हैं इसी में हौच पौच करके, लेकिन अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आता है तो आप नीचे काटते हुए चले जाइए। क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 सत्ते 24, ठीक। और ऊपर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1100। अब आप 70 से पढ़िए।
अब आप 70 का पहाड़ा पढ़िए इसमें। पढ़िए मालिक, देखिए जब आप 70 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 छका 102, तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो 7 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 119 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, 17 छका 102, 102। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 8, 8 2 10, यहां से जाएगा कट। फिर अब आप 80 को कैसे डिवाइड करोगे, 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 3 51, 17 चौके 68, 50, ओके 68, कितना आ जाएगा यहाँ, यहाँ आ जाएगा 70 10 80, 70 10 80 मैंने 10 दोबारा, यहाँ आ जाएगा 12, 12। अब आप पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाइए और इसको डिवाइड करने की कोशिश करिए, तो 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, जस्ट एक आगे 17 सत्ते 119, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आपका 120 है, 120 में से 119 जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा, यानी कि इसी को आप वैल्यू मान सकते हो पॉइंट के बाद में एक डिजिट तक, एक डिजिट तक, 2 डिजिट तक, क्योंकि आपको थ्योरी बेस्ड एग्जाम है ना, तो बहुत ज्यादा आप एक्यूरेट निकाल क्या करोगे, आप 64.7 लेके गए, फिर 1-2 अंक और बढ़ेगा, लेकिन ये वैल्यू जो हुआ है वो 64.7 ही आएगा। ठीक, तो हम क्या वैल्यू यहाँ से पा गए कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे आ गया था 2200 डिवाइडेड बाई 34, क्या आ गया था यहाँ पे डिवाइड करके 64.7, क्या आप निकाल रहे थे, रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, यानी कि ओम, 64.7 ओम, ये हो गया आपका आर की वैल्यू। अब आपसे कह रहा है कि अगर आपको 110 वोल्ट की सप्लाई दोबारा दी जाए, यानी कि आपको V2 कितना दिया जाए, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, और आपका आर यहाँ पे हाई है 64.7, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है आई को, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, V2 बाई आर, V2 की वैल्यू क्या है 110 बटे 64.7। अब इसकी वैल्यू आप खुद निकालेंगे, इसकी वैल्यू आप खुद निकालने जाएंगे तो कितना आना चाहिए, ये हो गया 110 है, यहाँ पे 0.7 है, इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 ऊपर भी जाएगा, ठीक, 1100 और यहाँ पे हो जाएगा 64.7, तो ये 2 बार तो जाएगा नहीं, यानी कि एक ही बार 1 पॉइंट समथिंग आएगा, आप याद रखिएगा 1 पॉइंट समथिंग एम्पियर आएगा। अब इतनी चीजें तो आपसे भी मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप कैलकुलेट करेंगे। 64.7 यहाँ हट गया पॉइंट, ये हो गया 647 को जब आपने 1100 से डिवाइड किया तो 1 पॉइंट समथिंग एम्पियर आपकी वैल्यू आएगी। अब एक बार ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को फिर से समझ लें, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लें, कह क्या रहा है, थोड़ा सा हॉच पॉच टाइप का क्वेश्चन है, हम एक बार देख लेते। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जहां से 3.4 एम्पियर का करंट निकल रहा है, 220 वोल्ट की सप्लाई पे, किसकी सप्लाई, पोटेंशियल की, 220 वोल्ट का पोटेंशियल दिया जा रहा है, तो आपका 3.4 एम्पियर का करंट निकल रहा है। अब कह रहा है कि व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज व्हेन कनेक्टेड विद 110 वोल्ट सप्लाई लाइन, यानी कि जब आप दोबारा उसको 110 वोल्ट सप्लाई दोगे तो कितना करंट फ्लो करेगा, इसकी बात कर रहा है। तो सिंपल सी चीज जो दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया कि आपको एक पहले करंट 1 दिया हुआ है 3.4 एम्पियर, फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 दिया हुआ है 220 वोल्ट, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस 2 दिया जा रहा है 110 वोल्ट, मतलब दोबारा जब आप कनेक्ट करेंगे और आपको I2 निकालना है। इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ने वाला ये एक अकेला R है। जब आपका 3.4 एम्पियर का करंट दिया जा रहा है और 220 वोल्ट का पोटेंशियल, देखिए अगर हम एक
कंडक्टर लेते हैं, इस कंडक्टर को लेते हैं, तो हम इसमें क्या चीजें चेंज कर सकते हैं? इस कंडक्टर का हम चेंज कर सकते हैं पोटेंशियल, इस कंडक्टर का चेंज कर सकते हैं करंट, लेकिन जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा। मतलब कंडीशंस अगर सेम है तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो सेम होगा, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, लेकिन यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी की तो बात की ही नहीं है। सिंपल सी बात इसलिए किया है कि आपको पहले ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, इससे आप पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आपको इस वैल्यू को दिया जा रहा है और उसी रेजिस्टेंस के साथ आप लगा के करंट निकाल लीजिए। समय लग रहा है, सुनिए। अब ये आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में आपने पोटेंशियल रखा 220 वोल्ट 3.4 एम्पियर। हमने इसको सॉल्व करने में टाइम लगाया, यहाँ पे आया 64.7 ओम का आपका रेजिस्टेंस। अब इस ओम को आपने इस फॉर्मूले में रखा है कि जब 110 वोल्ट का दोबारा से सप्लाई मिला, 110 वोल्ट का दोबारा सप्लाई मिला, तो आपका रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, रेजिस्टेंस आपका बदलेगा नहीं। उस समय पे आपका करंट कितना होगा? तो करंट के लिए जो फॉर्मूला था V2/R, V2 की वैल्यू है 110 वोल्ट और आपका R है 64.7 ओम। 64.7 को मैंने सॉल्व करने का क्या तरीका बताया कि इस पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर आएगा, हो जाएगा 1100 और नीचे हो जाएगा 647। 647 से 1100 को कितनी बार भी डिवाइड करी तो 6 दूना 12, 2 बार तभी जाएगा जब ये 12 होगा, लेकिन है 1100। ठीक, तो 1 पॉइंट समथिंग आपका उत्तर आएगा एम्पियर में। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं, देख लेता हूं कितना आएगा। ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे लेना ठीक नहीं है ना, एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। 1.7 एम्पियर आएगा, 1.7 एम्पियर आएगा, 1.7 एम्पियर। एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है, ठीक, तो हम कैलकुलेट करके बताएं या फिर आपको सॉल्व करके बताएं। बहुत ज्यादा टाइम ना लेने के बजाय हम यहाँ पे आपकी वैल्यू ला दिए 1.7 एम्पियर। ठीक, आप इसको कर लीजिए सॉल्व। अब आपको एक और चीज मिल रहा है, ग्राफ आपको बताना है कि किस टाइप का होगा ग्राफ। इसके अंदर किसके बीच में बताना है? पोटेंशियल और करंट के बीच में बताना है। किसके बीच में? पोटेंशियल और करंट के बीच में आपको ग्राफ बताना है। तो देखिए, आप सीधे फॉर्मूले पे जाइए, कुछ नहीं करना, आप सीधे फॉर्मूले पे जाइए। आपने क्या पढ़ा है? पोटेंशियल और आई के बारे में आपने क्या पढ़ा है? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से आपने ये पढ़ा है ओम्स लॉ से चला जाता है। देखिए, ओम्स लॉ से आपने ये पढ़ा है कि जो आपका पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी बताया था। मैंने बताया था कि जैसे ही आपका पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे ही आपका करंट भी बढ़ेगा। तो चलिए हम इसको प्लॉट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये ग्राफ है, यहाँ पे इसकी है वाई एक्सिस, ये है इसकी एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 0,0, यानी कि आपका y और x दोनों की वैल्यू 0 है। आपका यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू है 3, यहाँ पे वैल्यू है 4, यहाँ पे वैल्यू है 5। यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब देखिएगा, अब हम इस y वाली एक्सिस पे आपका v डिनोट कर रहे हैं। v मतलब क्या? v मतलब पोटेंशियल को डिनोट कर रही है। v मतलब क्या? v मतलब आपका पोटेंशियल को डिनोट कर रहे हैं। और इस x वाली लाइन पे, ये है आपका x वाली लाइन, ये आपका y वाली लाइन। x वाली लाइन पे आप क्या दिखा रहे हो? I को दिखा रहे हो। किसको दिखा रहे हो? I को। I मतलब करंट। चलिए अब हम प्लॉटिंग करते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि रिलेशन के अनुसार ओम्स लॉ लगा के जैसे ही आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे आपका करंट बढ़ जाएगा। तो लेट्स से हम बोलते हैं कि आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है और यहाँ पे करंट कुछ नहीं है, करंट सेम रफ्तार से बढ़ रहा है। 1 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है, 1 वोल्ट का, और उस वक्त पे आपका जो करंट था वो क्या था? 1 एम्पियर था। हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा,
हम कह रहे हैं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल दिए, उस वक्त पे आपका जो करंट था वो भी 1 एम्पियर था। हम आर की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, आर को हटा दीजिए, ठीक है। उस वक्त पे आपका करंट भी 1 एम्पियर था। हम बोल देते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे एक एम्पियर करंट पे आपका पोटेंशियल भी क्या था, 1 वोल्ट था, ठीक ठीक। अब अगर इस पोटेंशियल को हम डबल कर दें या फिर कहीं बढ़ा के हम 2 वोल्ट कर दें तो चूंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो जितना ये बढ़ेगा उसी के रेस्पेक्ट में ये बढ़ेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। यानी कि आपने जब पोटेंशियल को 2 वोल्ट करा तो उस वक्त पे आपका जो करंट था वो था 2 एम्पियर। पोटेंशियल आपने 2 वोल्ट करा, आपका करंट हो गया 2 एम्पियर। अच्छा, अगर मान लीजिए हम पोटेंशियल करते 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट करेंगे तो आपका जो करंट होगा वो होगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर कर देते हैं, 3 एम्पियर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल को 4 वोल्ट करें तो आपका करंट क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर होगा। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ठीक। अच्छा, अगर आप पोटेंशियल 5 वोल्ट करो तो 5 वोल्ट करो तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। 5 एम्पियर हो जाएगा। और अब आप ध्यान दीजिए, इन सभी पॉइंट्स को आप मिलाते चले जाइए, इन सभी पॉइंट्स को आप मिलाते चले जाएंगे तो जो ग्राफ बनेगा वही आपका ग्राफ होगा वी और आई का। देखिए थोड़ा सा मैंने सुंदर नहीं बनाया है, तो आप यहाँ देखिएगा, नापे नहीं है भाई साहब, नापे होते तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो यही इसी जगह पे आके मिल जाते, यानी कि आपका 3 यहाँ मिलता और ये वैल्यू कुछ यहाँ आती, यानी कि आपका इन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, ठीक। आपका V और R के बीच में ग्राफ की बात नहीं की गई है, तो हम V और या फिर कहें I और R के ग्राफ की बात नहीं की गई है, लेकिन I और ग्राफ का भी आपको पता चल सकता है। यानी कि जब आपका पोटेंशियल यहाँ रहेगा तो आपका रेजिस्टेंस कुछ यहाँ रहेगा, ये पोटेंशियल बढ़ा, ये रेजिस्टेंस और नीचे गया, ये बढ़ा, ये और नीचे गया, तो आपको एक अलग टाइप का ग्राफ मिलेगा जिसके बाद आपको पढ़ना नहीं। आप सिर्फ इतनी चीज जानिए, पोटेंशियल और करंट के बीच का ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगली चीज बात करते हैं। आइए हम 3 और टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत आसान टॉपिक्स हैं और मजेदार से टॉपिक्स हैं थोड़े से। देखिए मैंने आपको कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ाया था, कंडक्टर इंसुलेटर वो डायरेक्ट मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ रहे हो वो किस बेसिस पे है, रेजिस्टेंस के बेसिस पे है। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस आप 3 तरह से सब्सटेंसेस को डिवाइड कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस आप लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप से डिवाइड होते हैं, ठीक है। जगह कम है इसलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस सब्सटेंसेस को 3 टाइप से आप बांटते हैं। पहला नाम है गुड कंडक्टर, फिर है रेजिस्टर्स, तीसरा है इंसुलेटर्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि गुड कंडक्टर्स किसे बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनका वेरी लो, बहुत लो होता है क्या रेजिस्टेंस, उन्हें बोलते हैं, बोलते हो क्या बोलते हो, गुड कंडक्टर। सुनिए, जिनका रेजिस्टेंस बहुत लो होगा वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में बाधा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में बाधा। तो जिनका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बाधा कम होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में बाधा कम डालेंगे वो होंगे बहुत अच्छे कंडक्टर, वो अच्छी कैटेगरी में कहे जाएंगे। यानी कि गुड कंडक्टर्स के पास बहुत लो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। अगली चीज क्या कह रहा है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर है। और कॉपर और एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं और इनको इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर के वायर बनाना बड़े महंगे हो जाएंगे, चीप होते हैं एज कंपेयर टू सिल्वर। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, चीज महंगा और सस्ता किस बेसिस पे डिसाइड होता है,
अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। अवेलेबिलिटी मतलब क्या बोल सकते हो कि वो कितना प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। अगर सिल्वर जो है वो आयरन के तरह अवेलेबल हो जाए तो सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं है। गोल्ड अगर आयरन की तरह अवेलेबल हो जाए तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है। या फिर हम ऐसे कहें कि चावल आपके देश में होता है तो चावल की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब चावल का दाम बहुत कम है। लेकिन अगर यही आप अफ्रीका में चले जाइए या फिर ऐसे जगहों पे चले जाइए, वेस्टर्न में चले जाइए जहाँ पे आपको चावल मिलना मुश्किल है, उस जगह पे क्या होगा, उन जगहों पे चावल की वैल्यू बहुत हाई होगी। जाहिर सी बात है। तो आप कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हो? थियरी बेस्ड एग्जाम है, फिर से ये रिमाइंड करा रहा हूँ, थियरी बेस्ड एग्जाम है। अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को थोड़ा बढ़ाइए, सोच समझ के लिखिए। तो अवेलेबिलिटी क्या बोलते हैं, क्योंकि सिल्वर कॉस्टली है तो इसलिए लोग कॉपर और एल्यूमिनियम का वायर लगवाते हैं। फिर क्या कह रहा है, हाँ यही तो है। फिर है रजिस्टर्स। दूसरी नंबर पे आप रेजिस्टेंस के बेसिस पे जिसे डिसाइड करते हो होता है रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है वो कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस होता है देन गुड कंडक्टर। यानी कि रेजिस्टेंस, मान लीजिए अगर ये 1 ओम का कहीं पे, ओम नहीं हटाते हैं इसे, अगर हम बोलते हैं ये है आपका गुड कंडक्टर, मतलब ये बहुत कम रेजिस्टेंस डालेगा। लेकिन अगर ये रजिस्टर तो थोड़ा सा, थोड़ा बहुत ज्यादा, थोड़ा इत्तू सा भाई साहब, ये क्या करेगा, इत्तू सा इसके अंदर रेजिस्टेंस डालेगा, यानी कि करंट के फ्लो में बाधा डालेगा इत्तू सा। तो जो सब्सटेंस इत्तू सा बाधा डालते हैं करंट के फ्लो में, उन्हें आप क्या बोलते हो, उन्हें आप बोलते हो रेजिस्टर्स। अब आप लिखना चाहो तो इसके ऊपर लिख सकते हो कि substances those substances having comparatively high resistance than good conductor are known as resistors। तो अब कुछ जो एलॉयज होते हैं, एलॉय क्या होता है, जो दो मिक्सचर से बनता है, दो मेटल्स नॉन मेटल्स मतलब दो मिक्सचर से बनते हैं, उनको एलॉय बोलते हैं। जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, इस तरीके से। इसे आप शायद यूरेका भी बोलते हो, यूरेका, ये ई है, इसे आप यूरेका भी बोलते हो। का गंदा लिखा मिलेगा, यूरेका, ठीक है। अगला चीज इंसुलेटर। इंसुलेटर के पास क्या होता है, इनफाइनाइटली लार्ज रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा अनंत काल तक रेजिस्टेंस होता है, यानी कतई फ्लो ही नहीं हो, एक इलेक्ट्रॉन को भी फ्लो नहीं होने देगा। कौन, इंसुलेटर। क्या रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं? हाँ बहुत समय चल रहा है, ठीक। इंसुलेटर के पास क्या होता है, इनफाइनाइटली लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक है, इसलिए उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। रबर जो है वो बेस्ट इंसुलेटर है। अगला क्या कह रहा है कि ये थोड़ा सा प्रिकॉशनरी चीज है कि हैंड ग्लव्स यूज करना चाहिए इलेक्ट्रीशियंस को। क्यों? क्योंकि हैंड ग्लव्स जो होता है वो रबर का बना हुआ होता है और उसके पास क्या होता है, कंपैरेटिवली नहीं, इनफाइनाइटली लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत थकान आ गया है, ये लेक्चर हो गया आपका खत्म। अगले लेक्चर में हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करने वाला एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट अप्लायंस तो है नहीं, आपको हम समझा देंगे, अगर आपके स्कूल कॉलेज में है तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। और इसके बाद में हम डिपेंडेंसी की बात करेंगे, जो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और उस डिपेंडेंसी की वजह से क्या क्या फ़र्क आता है। फ़र्क इन द सेंस आप जैसे समझ सकते हैं कि अगर दो सेम टाइप के मेटल्स हो और उनके अंदर आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस चेक कर रहे हो, सेम टाइप के मेटल्स हो, तो अगर उनका लेंथ अलग अलग है या फिर कहें उनका थिकनेस अलग अलग है, अलग अलग टेम्परेचर पे चेक कर रहे हो, तो वैल्यूज में डिफरेंस आता है। इसलिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक। वेरीफाई कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, टाइम मिला तो रेजिस्टिविटी को भी पढ़ेंगे, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर में आने के लिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।